अस्सलाम वालेकुम। 18th लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम जो है वो पढ़ रहे थे वैन डर वाल्स फोर्सेस और लिक्विड पे उसका असर। असल में बेसिकली तो लिक्विड पे ही इसका असर पढ़ना है हमने, लेकिन एक्चुअली वो क्योंकि एज ए होल वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ा रहा था तो कुछ चीज़ें गैस के बारे में भी बात हो गई। आज भी जो है हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनाब वो एक वो भी एक वैन डर वाल्स फोर्सेस की तरह एक नॉन बॉन्डिंग फोर्स है, जो कि बेसिकली नॉन बॉन्डिंग तो खैर नहीं कहेंगे उसको, कल आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से कम होती है और वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन 8 किलो जूल पर मोल से शुरू होती है और बहुत सारे केसेस में तकरीबन ये एवरेज 30 किलो जूल तक तो जाती है। कुछ केसेस में 42 तक भी जाती है और एक केस में एक्सेप्शनल है केस है उसमें तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाती है। वो अभी हम देखेंगे कौन से केस में वो बराबर हो जाती है जी ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कहीं पर भी कोई कंपाउंड है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन से अगर लगा हुआ है, उसके पास कोई और कंपाउंड आए जो बी है और उसके पास लोन पेयर है, तो ये कंपाउंड जो है वो एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह उसकी ये होती है कि चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है, ये पार्शली पॉजिटिव होता है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं जनाब। अब ये कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हो सकते हैं। ये फ्लोरीन हो सकता है, फिर ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। ये 3 कंपाउंड जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रॉन इन एफिनिटी देखें, अगर आप ई ए देखें इसकी, तो ये 4.0 है, ये 3.5 है और ये 3 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। क्लोरीन की भी 3 होती है, लेकिन क्लोरीन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ज़्यादा हर जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, क्योंकि उसका दूसरा फैक्टर जो है वो वहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा कार्बन के साथ अगर कोई कंपाउंड लगे हुए हों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्गेनिक में, तो वो भी जो है इस तरह लगे हों कि वो उसको पार्शली पॉजिटिव कर रहे हों, तो कार्बन के केस में भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ही केस बहुत मशहूर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हुए ए की बात, ठीक है। और बी जो है वो एफ ओ एन तो हो ही सकते हैं, सबके पास लोन पेयर भी होते हैं, और उसके अलावा क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इसी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती और दूसरे फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इसको आगे देखें, आगे चले। अच्छा जी, हमें ये बात रखना है कि ए एच बी का कम्बिनेशन जहाँ बन रहा होगा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नतीजे में एक अट्रैक्शन पैदा होगी। तो जनाब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का ज़्यादा होगा। उसके अलावा और भी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं। ठीक है जनाब। एक जो सबसे मैंने भी मिसाल दी, मैंने कहा कि अगर आप एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पाई जाती है जो कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में पाई जाती है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को मिलाया जाए तो इसका जो कम्बिनेशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वजह उसकी होती है कि इसके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लोरोफॉर्म जो है वो कुछ इस तरह होता है। तो जब ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पर एच लगा होता है, तो ये जनाब ये जो क्लोरीन है ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं
उसकी वजह से कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से एक पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और उसके बाद अगर इसके करीब एसीटोन को लाया जाए, एसीटोन जो होता है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीजन CH3 जब एसीटोन को उसके करीब लाया जाएगा, एसीटोन एक कीटोन होता है, प्रोपेनोन होता है फिर, ठीक है। तो प्रोपेनोन को अगर साथ लाया जाएगा, एसीटोन उसका जनरल नेम है, तो यहाँ पर जनाब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसके दरमियान, क्योंकि ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला लिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट है जो पाई जाती है, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में पाई जाती है। वो डिफरेंट इसलिए होती है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है उसका फार्मूला होता है FH, मैं HF लिखूँ या HF लिखूँ एक ही बात है। ये नेगेटिव है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दादा। तो जनाब इसके पास अगर मैं एक आयन ले आऊँ, फ्लोरीन का आयन ले आऊँ, तो जो बॉन्डिंग इनके दरमियान होगी वो तकरीबन बराबर होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग की। यानी आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड था, कौन सा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तकरीबन 200 किलो जूल्स पर मोल्स के बराबर होगी। तो जो H2F जो है ये एक बहुत मशहूर कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होती है, ठीक है। तीन केस होते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की ज़्यादा हो या आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड एनर्जी या बराबर हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा होने का चांस कोई भी नहीं होते, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन बराबर सिर्फ एक केस में होती है। तकरीबन 99.9 केसेस में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ठीक है जनाब। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी जनाब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, पानी है और NH3 है, किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज़्यादा इसलिए होगी कि जनाब फ्लोरीन की, मैंने आपको बताया था ना कि फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फिर कोई भी A हाइड्रोजन B, यही कॉम्बिनेशन बताया था ना मैंने आपको, AHB। तो अगर मैं एक जगह पे हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया हुआ है, एक जगह पानी लिया हुआ है, एक जगह अमोनिया लिया हुआ है, तो अब मैं ये पूछूं कि जनाब किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप बगैर सोचे हुए कह सकते हैं, क्योंकि ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा हुआ है। ए जो है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपार्ट फ्रॉम बी, ए अगर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तब तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, अमोनिया का उससे कम होगा, ठीक है। इसीलिए ये एक तो रीज़न है। लेकिन अगर बी जो पार्ट है वो डिफरेंट है, मसलन मैं आपसे पूछूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अगर AHOH की बॉन्डिंग हुई हो N से, ठीक है, OH की बॉन्डिंग हुई हो, सॉरी इसको कर लो O, इसको कर लो N, और फिर इसके बाद NH की बॉन्डिंग हुई हो O से, NH की बॉन्डिंग हुई हो N से। जनाब
अब आप ये बताएंगे ये 4 कंडीशन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहाँ बन रहा होगा? भाई यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहे होंगे, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉमन सेंस ये कही ना भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि जनाब इसमें जो पार्शियल चार्ज बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। इसकी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, तो ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा? कॉमन सेंस तो ये कह रही है भाई ऑक्सीजन ही बना रहा होगा, इसलिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो भाई इसके पास क्या बचेगा? इसके पास खींचने को कुछ है ही नहीं, सही है ना। इसलिए ये जो है ना, ये कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है तो सही है, इसकी ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है तो सही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ बनेगा, और फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ बनेगा। यानी बी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर डी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे कम स्ट्रेंथ जो है वो डी के बॉन्डिंग की होगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि जो ए पार्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जो बी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो 2 तरह की होती है भाई। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। ये बहुत ही रेयर मतलब केसेस होते हैं, लेकिन इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट हम दे सकते हैं बाद में। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर के में जो है वो 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है हेट्रो और एक होती है होमो। होमो में क्या होता है जनाब, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। मतलब पानी के साथ हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो समझ में आती है बात। इसी तरह हेट्रो में जो है वो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल जो है, यानी अल्कोहल को पानी में मिला दिया मैंने तो जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें। ठीक है, तो अगर अल्कोहल को पानी में मिलाया जाएगा तो हेट्रो होगी, अगर पानी को पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो होमो होगी। ठीक है, ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो होमो की मिसालें हैं ख़ास तौर पे वो ये है कि जनाब H3BO3, ये अब जब इसको डालते हैं पानी में, जब इसको डालते हैं किसी कंटेनर में, ये एक एसिड है और ये एसिड की फॉर्म में होता है, लेकिन ये बेसिकली एक डाइमर बना देता है। डाइमर क्या होता है जनाब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा ना, बोरॉन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा H3BO3 है, तो वो जो भी जिस तरह भी फॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है, तो ये एक किस्म का चैलेटिंग एजेंट बना लेगा। ठीक है, ये ऐसी ही मिसाल पाई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक डाइमर बना लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो जब आप रिएक्शन आप किसी वेसल में डालेंगे तो वो डाइमर बना देगा। डाइमर कैसे बना लेगा जनाब, वो क्या करेगा कि जनाब RC≡OOH, ठीक है, और ये जो है ये एक बॉन्डिंग कर लेगा
इसको मैं कैसे बनाऊँगा, अब ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ। ये एक डायमर बना लेगा, इसको कहते हैं चिलेटिंग। चिलेटिंग कहते हैं इसको, और ये डायमर बना लेगा। डायमर का मतलब ये पॉलीमर नहीं बना, लेकिन डायमर बना, दो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया उन्होंने, एक कंबाइंड मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमर बनाते हैं। H3BO3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमर बनाता है। एक बहुत मशहूर बात जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि पानी का इनइमेकुलेट एक्सपेंशन, और जो होता है बर्फ़ जो है वो जमने से पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचते पहुँचते वो जो है वो, मसलन एक सवाल पूछा जाता है कि आप बर्फ़ को पानी में डालें तो वो पानी होती है ना, तो बर्फ़ तैरती क्यों है पानी में? पानी में बीच में क्यों नहीं आ रही? तो पानी है वो, ठीक है, डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, तो वो बीच में आ जानी चाहिए। तो इसका जवाब ये देते हैं कि पानी, बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, इसलिए वो तैर रही होती है। ये जवाब फिजिक्स का जवाब है, ठीक है ना। आप फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि बर्फ़ जो है पानी में तैर रही होती है। हम ये पढ़ते हैं ना कि जब जब ठंडक होती है तो झीलें जो है वो जम जाती हैं, लेकिन वो नीचे पानी उसमें रहता है, वहाँ टेम्परेचर जो है वो, वजह उसकी होती है कि बर्फ़ जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो सुकड़ रही होती है, यानी अगर ठंडा करें पानी को तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सुकड़ रहा होता है, तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और एक्सपेंड होते होते वो जम जाता है। तो साइंटिफिक जवाब ये, जब एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी जो है वो कम हो गई, इसीलिए बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए पानी यहाँ पर, बर्फ़ जो है पानी पे तैर रही होती है। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से जवाब जो है वो ये बनता है कि जब बर्फ़, पानी जो है वो जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक से नीचे जब जाते हैं इसको आप, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पानी के मॉलिक्यूल से। इसके पास लोन पेयर की तादाद ज़्यादा होती है, तो ये दो तरफ तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करता है, यानी दो तरफ तो ये इस हाइड्रोजन की वजह से बॉन्डिंग होती है, पानी का मॉलिक्यूल करीब आएगा तो वो एक, पानी का मॉलिक्यूल करीब आएगा तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। सॉरी, गलत बनाया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी कर सकता है। दूसरा जो ये मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है। एक तो यहाँ बॉन्डिंग हो गई इस मॉलिक्यूल की, और इस मॉलिक्यूल की यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो गई, और यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये चार तरफ बॉन्डिंग बनाता है। अब ये बॉन्डिंग जब बनाना शुरू करता है तो ये एक केज फॉर्मेशन बना लेता है, यानी एक ऐसा एक सर्कल सा बना लेता है, या एक स्पेयर सा बना लेता है जिसमें तमाम चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। तो अंदर उसके खाली जगह होती है। जब खाली जगह अंदर होती है तो वो खाली जगह जो है वो वॉल्यूम को बढ़ाती है और डेंसिटी को कम कर देती है। इसलिए पानी की डेंसिटी, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, जबकि बाकी जो है दोनों सेम चीज़ है। लेकिन जब तक वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है तो पानी एक्सपेंड इसलिए होता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये केज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं बर्फ़ को, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते पहुँचते तमाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। एनर्जी इतनी मिल जाती है उसको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो फिर पानी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई है तो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई है और आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? ये इसका जवाब ये है केमिकली। फिजिकली तो ये है कि डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम क्यों हुई, उसकी वजह ये है कि ये एक पिंजरा बना लेता है, या इसको क्या कहेंगे आप, केज बना लेता है। केज बना के जो है वो पानी की मॉलिक्यूल जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो रही होती है। ठीक है ना? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सारा खेल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह काम करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ जो है पानी में डिज़ोल्व, कौन सी चीज़ ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, मतलब मैं सोडियम आयन है और अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव। NH4Cl भी होता है और सोडियम क्लोराइड भी होता है। इनको पानी में डाल दिया मैंने, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा डिज़ोल्व होगी? ये सवाल ध्यान में आ सकता है कि भाई अगर सोडियम और अमोनियम दोनों को डाल दिया जाए पानी में तो कौन सी चीज़ ज़्यादा डिज़ोल्व होगी? तो जनाब जवाब इसका ये है कि सोडियम जब पानी में आता है तो ऑक्सीजन उसको पॉजिटिव होता है, तो ऑक्सीजन इसको घेर लेती है, तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। सही बात है, पानी में डिज़ोल्व हो रहा है ये। ठीक है, ये सोडियम आयन को पानी ने घेर लिया, अपने घेरे में ले लिया। ठीक है। अमोनियम में क्या होता है? अमोनियम में जनाब 3 बॉन्डिंग होती है। अमोनिया की सिंपल बॉन्डिंग होती है और एक लोन पेयर की बॉन्डिंग होती है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वैसे ही आया होता है, लेकिन इसको ऑक्सीजन तो घेर ही रही होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा होता है। सही है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये ज़्यादा डिजॉल्व होगा पानी में बनिस्बत बाकी सबके। तो इसलिए अमोनिया जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होता है पानी में बनिस्बत बाकी सबके। ठीक है जनाब, ये तो हमने मिसालें दी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होता है। मसलन ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड है जिसे नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अब नाइट्रोफिनॉल जो है वो, उसको अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मेरा पेन खराब होना शुरू हो गया, दूसरा पेन देखता हूं। तो ये भी दूसरा, ये फिनॉल है। आई होप देखना पड़ेगा कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अब फिनॉल के ऊपर अगर नाइट्रो लगा हुआ हो तो ये नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। अब नाइट्रोफिनॉल जो है नॉर्मली नाइट्रो जो है वो 2 जगह पे लग सकता है। ये पैरा या मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये 2 जगह पे लग सकता है। अगर जो भैया हम अगले सेमेस्टर में अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी आपने मुझसे, तो अगर जो और पढ़ा रहा हो बताएगा आपको कि नाइट्रो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होती है। तो यार ये तो ये एक तो यहाँ लग सकता है और यहाँ। अब ये 2 तरह के कंपाउंड बनाएगा, एक ऑर्थो पैरा बनाएगा, एक मेटा बनाएगा। सॉरी, एक आर्थो बनाएगा, एक पैरा बनाएगा। मेटा भी ये बनाता नहीं, लेकिन इसका ही और मिसाल से मेटा बनता हो तो मेटा की बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये ऑर्थो और पैरा बन रहा है। अब मैंने इनको अलग करना है, कैसे अलग करूंगा भाई? मैं इनको अलग अलग करना चाहूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैं इनको किस तरह अलग कर सकता हूँ? या इसको आसान कर देता हूँ मैं सवाल आपके लिए। पहले तो फिर मैं बॉइलिंग करके अलग करूँगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा?
सवाल ज़रा मुश्किल है, इसको देख लेते हैं जनाब। पहले इसको देख लेते हैं जनाब। ये जो ऑर्थो वाला है इसमें यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, ये ए हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये पार्ट बी हो गया। इसको मैं यहाँ बना दूँगा अगर इस तरह के ये चेंज हो रहे हैं, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस पे दोनों के पास दोनों पेयर मौजूद हैं। तो अब ऑक्सीजन जो है इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। ये कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब ये इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जो कि पैरा में नहीं हो सकती। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। एक मिनट के लिए सोचें, जवाब देता हूँ लेकिन थोड़ा सोच लें। बॉइलिंग पॉइंट जो है पैरा का ज़्यादा होगा, इसलिए कि वो तो इंट्रामॉलिक्यूलर करेगा नहीं, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। वो किसी और मॉलिक्यूल के नाइट्रेट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि ये अपने ही नाइट्रेट से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। उसके पास अवेलेबिलिटी करीब में वही है, तो वो ये तो जो है बॉन्डिंग कर रहा होगा। ये अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। दो मॉलिक्यूल की दरमियान जो अट्रैक्शन है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जबकि पैरा में जो है जो मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है उस पर फर्क पड़ रहा होगा। इसलिए पैरा वाला जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसके अलावा भी चीज़ों से चेंज होता है, लेकिन एक वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। इसके अलावा आइस क्यों फ्लोट करती है ये भी मैंने बताया आपको। अब ये सवाल इम्तहान में आ सकते हैं कि जनाब नाइट्रोपैराफिनॉल का जो है वो में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, या आइस पानी में क्यों फ्लोट करती है, या अमोनियम और सोडियम में से कौन सा आयन पानी में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, या अगर हम कार्बोलिक एसिड को जो है जब उसका वेट हम प्रैक्टिकली मालूम करने की कोशिश करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा आता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आता है जो उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि वो डाइवर फॉर्म में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। या इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन के कंपाउंड में होगी, नाइट्रोजन के कंपाउंड में होगी। इस तरह के सवाल जो है वो इम्तहान में आ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें कि वैन डेर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सवाल मिक्स फॉर्म में ही आते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सवाल हैं या वैन डेर वाल्स फोर्सेस के सवाल हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि वोलेटाइल एवापोरेशन के बाद जो है जो लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर से क्या ताल्लुक है और फिर बॉइलिंग पॉइंट से क्या ताल्लुक है। इसी तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज़्यादा आता है या कम आता है, तो उसका बिहेवियर किस तरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, वेपर प्रेशर को, और इसके अलावा जो है वो वेपर प्रेशर का एक लॉ है वो भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वेपर प्रेशर का एक लॉ जो है वो कवर हो जाए। उसके अलावा ये देखेंगे कि जनाब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो है लिक्विड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट क्या आता है, किस तरह मालूम किया जाता है। नॉर्मली तो खैर मशीन से मालूम किया जाता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह उससे हम हेल्प लेते हुए लिक्विड की नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वेपर प्रेशर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कोई ताल्लुक है तो वो क्या है। ये मेरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है जनाब। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और मैं जल्दी ही आएगा, मुझे इस हफ्ते इस वीक में जो है तकरीबन 8 लेक्चर
रिकॉर्ड करने हैं, अभी 2 ही हुए हैं और आज मेरे ख्याल में थर्सडे है, तो भी जल्दी बस आएंगे लेक्चर जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।